बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। याद कीजिए, अब से 2 से 3 दिन पहले आपके सामने शहजाद अकबर साहब की जो एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी वो हमने रखी थी। कुछ उसकी कन्फर्मेशंस हमने भी की थी और आपको तमाम मालूमात आपके सामने रखी थी कि किस तरीके से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो कि इस वक्त फॉर्म 47 पर एक जाली चीफ मिनिस्टर बनी बैठी हैं, या बनाया हुआ है उन्हें, वो एक खुसूसी एक्सक्लूसिव 1-on-1 और खुफिया मीटिंग के लिए GHQ या उसके गिरदोनवा में तशरीफ़ लेकर गई थी। आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से उन्होंने पंजाब हाउस में खुफिया तरीके से गाड़ी चेंज की, तमाम स्टाफ को वहाँ छोड़ा, किसी स्टाफ मेंबर के ऊपर भरोसा ना किया गया, यकीन ना किया गया। अमूमी तौर पर चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऐसा नहीं करते। जो चंद स्टाफ के लोग होते हैं, जैसे कि CSO जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, या जो आपका PSO होता है, एक से ज़्यादा PSO चीफ मिनिस्टर के साथ होते हैं, एक टाइम में 2 PSOs कम अज़ कम, और उसके अलावा 1-2 और ज़रूरी स्टाफ के लोग जो हैं वो हर जगह ज़रूर साथ जाते हैं, वो आपके साए की तरह आपके साथ होते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ साहबा ने उन तमाम को छोड़ा और सिर्फ एक ज़ाती उनकी जो असिस्टेंट है, जो आपको अक्सर उनकी तस्वीर में पीछे खड़ी नज़र आती हैं मोहतरमा, उनके साथ उन्होंने ये सफ़र फरमाया। इसमें हमने आपको ये भी बताया कि जो उनके अपने गार्ड से उनको भी उस तरफ ना लेके जाया गया, बल्कि इस्लामाबाद की हदूद में ही उन्हें अपने आप से डीअटैच कर दिया गया। ऐसे ही जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, और आपने देखा होगा कि एक जो नीचे से लॉन्च होने के बाद थोड़ी दूर तक रॉकेट का कुछ हिस्सा जाता है, उसके बाद वो मेन रॉकेट से अलग हो जाता है, वो सिर्फ डिस्पैच कर रहा होता है उसे, या उसको इनिशियल वो इग्नाइट कर रहा होता है, या आप उसे कहें कि इनिशियल फोर्स दे रहा होता है। उसी तरह का काम किया गया। इनिशियल झुल देने के लिए लोगों को वो सिक्योरिटी साथ गई, थोड़ी दूर जाकर वो सिक्योरिटी अलग हो गई और नई सिक्योरिटी ने टेक ओवर कर लिया, ताकि पता ना चले अपनी सिक्योरिटी के लोगों को भी कि वो कहाँ गई हैं। अब खैर, ये कहानी तो आपने सारी सुनी थी, मैंने सिर्फ इसको रिपीट इसलिए किया है कि जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा उनको समझ आ सके, या बात पूरी समझ आ सके कि ये मामला है क्या। उसके बाद आपको पता है कि मरियम नवाज़ साहबा अलग तशरीफ़ लाई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आर्मी चीफ अलग तशरीफ़ लाए थे, और वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कुछ बातें तय हुई थी, कुछ ज़ाहिर है बातें उससे पहले जो खुसूसी 1-on-1 मरियम नवाज़ की मीटिंग थी उसमें हुई थी। उस वक्त हमें एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या बातें हैं। अब कुछ हमने आपको ये बताया था उस दिन भी कि ये डिसीजन हुआ है कि हमने प्रेशर नहीं लेना और रिएक्ट करना है, और ओवरसीज़ चैप्टर्स को किसी ना किसी तरीके से एक्टिव करना है, और उसके साथ साथ हमने जो अमेरिका से या कहीं और से प्रेशर आ रहा है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रेशर आ रहा है, उसको नहीं लेना, बल्कि वापस प्रेशर देना है। इतनी खबर हम तक पहुंची थी, लेकिन तफसीलात हमारे पास उस दिन नहीं थी, और आपको बताया था कि जैसे ही तफसीलात आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। अब वो तफसीलात आ गई हमारे सामने, क्या आपके और सबके सामने आ गई। हुआ कुछ यूँ है कि खबर उस दिन ऐसे फीड हुई थी कि मरियम साहबा ने रिक्वेस्ट ये की है कि हमें प्रेशर नहीं लेना और हमने लड़ना है। अब हमारे पास ये खबर है कि सिर्फ मरियम साहबा की ये सोच नहीं थी, दूसरी पर्सनैलिटी जिनके साथ उनकी 1-on-1 मुलाकात थी, उनका भी ख्याल यही था कि प्रेशर नहीं लेना, और इसके लिए उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा से मदद मांगी थी कि आप मदद कीजिए, आपके लोग बिल्कुल चुप है, साइलेंट मोड पे है, और सारा जो अवामी गुस्सा है, अवामी तनकीद है, अवामी गैज़ो गज़ब है, अवामी इज़्तिराब है, उस सब का सब हमारी तरफ है, और सारा गुस्सा हम पर निकल रहा है। तो मरियम नवाज़ साहबा से ये तकाजा किया गया कि आप भी कुछ करें, आप भी इसमें हिस्सा डालिए, आपके लोग क्यों खामोश हैं। उसके बाद मरियम नवाज़ साहबा ने वापस आकर एक मीटिंग की। सच बताऊंगा आपको, मुझे उस मीटिंग के वेयर अबाउट्स का नहीं पता, कोशिश की कि वो कहाँ पर हुई एग्जैक्टली, लेकिन ये नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर पता चला एक से ज़्यादा सोर्सेज से कि वो मीटिंग हुई। अब आप कहेंगे अगर वेयर अबाउट्स का नहीं पता तो फिर आपको ये कैसे पता कि मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड की, उसके बाद उनमें से एक से ज़्यादा लोगों ने अपने बहुत ही कॉन्फिडेंट लोगों के साथ जो बातें शेयर की उस मीटिंग के बारे में, और उनसे राय ली, क्योंकि उसके अंदर उनकी ड्यूटीज़ लगी थी। PMLN के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप शहबाज शरीफ का है और एक का मरियम नवाज़ का है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। सियासी जमातों में क्योंकि पावर का खेल होता है, अक्सर ग्रुपिंग होती है, और यहाँ पर भी ग्रुपिंग है, तो इस पर तो चलें ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन उसके बाद आपने एक चीज़ देखी कि जो मरियम नवाज़ का ग्रुप था वो बिल्कुल सन्नाटे पे था, साइलेंट था। जो मरियम नवाज़ के करीब लोग हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जो नवाज़ शरीफ के बहुत करीब लोग हैं, और वो बेचारे ज़्यादातर मातड़ हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत आप ये कह लें कि पढ़ा लिखा है इनमें, तो वो शहबाज शरीफ की तरफ कन्नी मारता है, थोड़ा सा मीन उनकी तरफ जाता है। उसकी वजूहत और हैं, वो बाद में बात करेंगे। बाजी मरियम जो है, उनके साथ ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनका हाथ पढ़ाई में बाजी की तरह तंग है। अब बाजी के पास जो टीम थी, जाहिर है आपके पास जो टीम होती उसी को आपने खिलाना है।
तो जब ये कहा गया कि आप भी कुछ हिस्सा डालें, तो फिर बाजी ने जो टीम मीटिंग के लिए बुलाई, उसमें 2 लोगों को मैं कलीदी तौर पर ज़रूर मेंशन करूंगा। उसमें एक हमारे भाई जावेद लतीफ़ साहब हैं और दूसरे हमारे दोस्त तलाल चौधरी साहब हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा बता दें कि जावेद लतीफ़ साहब, ये मुझे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने बताया, वो डिनाई कर दें अगर ऐसा है। उन्होंने बताया कि इन्होंने जो डिग्री थी, जाली सच्ची झूठी जैसी भी डिग्री थी, सच्ची होगी जाली होगी, ये रहने वाले तो शेखुपुरा के, लेकिन आज़ाद कश्मीर से जाके बीए की गालिबन डिग्री हासिल की थी, जब डिमांड की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कि बीए की डिग्री होनी चाहिए, शर्त रखी थी। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि वो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मुझसे ये बात कही, इसलिए मैं रिपोर्टेडली कहूँगा, मुबैना तौर पर कहूँगा, चलें अफवाह कह लेते हैं, अगर ये गलत है तो जावेद लतीफ़ साहब इसको ज़रूर करेक्ट कर दें, हम हतमी तौर पर उनके ऊपर ये बात नहीं कहते। तो जावेद लतीफ़ साहब के बारे में जो बात है कि उर्दू लिखने में भी उनका हाथ तंग है, लेकिन अब बाजी की फरमाइश थी कि रिचर्ड ग्रैनल पर आपने हमला करना है सबने, और हमला ऐसा नहीं करना कि आपने लड़ाई करनी है, आपने अपनी बेचारगी रखनी है। तो नई स्ट्रेटजी बाजी ग्रुप ने जो है वो मार्केट के अंदर पेश की, और वो ये की कि अपना रोना पिटना भी डालो। रिचर्ड ग्रैनल को कहो कि तुमने हमारे वक्त में ट्वीट क्यों नहीं किए थे, नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ था, हमारे साथ जुल्म हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो आपने हमारे साथ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अब इनको ये नहीं पता कि कोई ना कोई शरारती लोग होंगे, वो रिचर्ड ग्रैनल को बताएंगे कि इनके साथ पहली बात तो जुल्म नहीं हुआ, ये तो साइफन ऑफ करके लूट कर सारा पैसा जो है वो लंदन में ले गए, और कतरी खत और कैलबरी फॉन्ट और सब कुछ। लेकिन चलें एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ, तो वो तमाम केसेस और सब कुछ जेलों में डालना और सब कुछ इमरान खान की हुकूमत से पहले हुआ था, इनकी अपनी हुकूमत में हुआ था, वो जनरल बाजवा ने किया था। और ये तो आजकल जनरल बाजवा साहब को पाँव से लेकर सर तक चूमते हैं, सारी की सारी नून लीग जो है, और ये तो उन्हें अपना बड़ा मोशन समझते हैं, उन्हीं से इन्होंने डील ली है और उन्होंने इन्हें इस चोरी पर बैठाया और 1100 अरब की चोरी माफ़ की है। तो अब जब आपने, जिसने आपके साथ ये ज्यादती की, मुबैना तौर पर आपकी बात मानते हो, मैं तो नहीं कहता आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन चले एक मिनट के लिए आपकी बात फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो उसके तो आप पाँव में लेट गए, उससे तो आपने सारी फेवर ले ली। तो अब अगर रिचर्ड ग्रैनल ने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि अगर आपको मेरे से ट्वीट चाहिए थे, तो आप फिर रुक जाते, इमरान खान की तरह जेल काट लेते, डील करके प्लेटलेट्स 7000 पर झूठे तरीके से ला के यहाँ से डील काट के ना निकलते, तो आज आपके लिए भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी बात करते। रिचर्ड ग्रैनल जो है वो ना इमरान खान की फुफ्फो के बेटे हैं, ना ही इमरान खान के बचपन के दोस्त हैं। वो इमरान खान के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं और बहुत ही बाइज्जत, बाशऊर और बहुत ही बाकमाल, वो एक तो हम PIA पे लिखते थे ना, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस में, वो बाकमाल लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, असल में बाकमाल लोगों की बात कर रहा हूँ। ये वो लोग जो इम्पैक्ट रखते हैं सोसाइटी में, उनके आवाज़ उठाने की वजह से रिचर्ड ग्रैनल या दूसरे लोग जो हैं, और इसी तरह UK में, इसी तरह यूरोप में, ये इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ पर ये तमाम लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपके लिए भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उठाते आवाज़, अगर आपने इनके लिए कोई एक अच्छा काम पाकिस्तान के लिए किया होता। तो बहरहाल वापस आता हूँ स्टोरी पर कि अब बाजी ने इन बेचारों के, जिन्होंने कभी उर्दू में नहीं लिखे थे ट्वीट, इनको कहा कि आपने अंग्रेज़ी में ट्वीट करने हैं। अब इन्होंने फिर को बंदा पकड़ा, तलाल चौधरी साहब ने फैसलाबाद से एक लड़का पकड़ा, उससे ट्वीट करवाया। अब वो जो ट्वीट किए तलाल चौधरी साहब ने, उसमें जस्टिस और इनजस्टिस उन्होंने आपके सामने रख भी देते हैं ट्वीट। उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को कहा कि तुम इनजस्टिस के साथ खड़े होगे या तुम जो है वो खड़े होगे जाकर उस बंदे के जिसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। तो उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को असल में दावत दी कि तुम इनजस्टिस के साथ खड़े हो जाओ। बेचारों को पता नहीं था कि जस्टिस का क्या मतलब होता है और इनजस्टिस का क्या होता है। इमरान खान ने तो आपको पहले बता दिया था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।